सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं विश्वदीप आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो फ्रेंड, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ओके, सो हमने जनरल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो क्या था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का जो बेसिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया है। वो वीडियो आप देखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एक यूट्यूबर को कि जो नया स्टार्टअप करता है उनको सब्सक्राइबर की इतनी ज़रूरत होती है गाइज़। सो मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है गाइज़, जैसे आप बड़े टीचर्स लोगों को सपोर्ट करते होंगे वैसे आप मुझे भी प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। एक सब्सक्राइब ही करना है गाइज़। ऐसा कुछ ये नहीं कि आपको कुछ धन दौलत देने, ऐसा भी नहीं है। और मुझे पता है, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक सब्सक्राइबर कितना मायने रखता है। जब हमें एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है गाइज़। और एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। और सच में गाइज़, अगर मेरी टीचिंग इतनी भी बैड होंगी तो आप बताइए ना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और थोड़ा आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एक सपोर्ट करने में क्या जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए गाइज़। जैसे आप अलग दूसरे बड़े बड़े टीचर्स को जैसे सपोर्ट करते होंगे वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी इस जो कंडीशन है, जो मेरी जो गरीबी है, जो भी है, ठीक है, उससे मैं उठूँ। मेरी भी कोई सपने कि यार हम अमीरों जैसे अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों अपनी इच्छा आकांक्षाओं को हम मार के जीते गाइज़, हम नहीं जी सकते। तो प्लीज़ ऐसा तो मैं कुछ अपना खुद का नॉलेज, अब मेरे अंदर जो टेक्निक है, मेरे अंदर मुझको लगता है कि टीचिंग जो मेरा फैशन है, वो टीचिंग जो मेरा हॉबी है, उससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज़ इतना सपोर्ट कीजिए, इतना थोड़ा सपोर्ट रहने दीजिए गाइज़, सपोर्ट रहने दीजिए। और बताइए ना कि मेरी टीचिंग कैसी क्या है। जैसे जैसे मैं और वीडियो लाता रहूँगा वैसे वैसे आपको मेरी टीचिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरी टीचिंग भी इंप्रूवमेंट होते जाएंगे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक में, जिसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पिट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देन आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट। सो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पूरी ब्रीफली मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। और हमने स्टार्ट किया था कंपनी रूल, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होकर 1858, ठीक है, वहाँ तक जो रेगुलेटिंग कंपनी रूल है वो। और उसमें जो फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो मैंने आपको केवल 4 वर्ड्स में ही समझा के बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं होंगी तो प्लीज़ देखिए, आपको 4 वर्ड्स में पूरा रेगुलेटिंग एक्ट क्या है वो आपको याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। और एग्जाम में अगर आपको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी पूछे ना, तो आप उसको 100% आप उसको आंसर देंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। और आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आज मैं आपको जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो समझाऊंगा ना, वो देखने के बाद आप बोलना गाइज, आप मेरे को कमेंट करना कि सर आपका मुझे पढ़ाया हुआ समझा नहीं। तो गारंटी देता हूँ मैं आपको 100% आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल आपको पूरा ध्यान में रह जाएगा, एकदम आपको याद आ जाएगा। देखिए, और हमें बुलेट नोट्स कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ। जैसे मैं लिखता हूँ ना, वैसे वो एक बुलेट नोट्स की तरह ही है, ठीक है। और हमें रेगुलेटिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट से कैसे रिलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स सी, ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के साथ में। अब वो कैसे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं तो कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं, मे बी कुछ सन मिसमैच होता होगा पढ़ाते समय, क्योंकि थोड़ा डर भी रहता है, ठीक है। अब जो टीचर्स कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, वो बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुके होंगे, उन्होंने भी जब शुरुआत की होंगी तो उनका कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हुए होंगे। और मिस्टेक से आदमी सीखता है, तो प्लीज़ कंसिडर करके चलिए, ठीक है। और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट कीजिए ना कि सर आपका ये गलत हुआ था, ऐसा था। मैं मान लूँगा कि ठीक है, मेरे हाथ से मिस्टेक हुआ, ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस मिस्टेक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, इसका पहला पॉइंट, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हुई, वहाँ पे एक एक्ट लाया गया और वो एक्ट पास कर दिया गया। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से पास कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो एक्ट है वो पास किया गया, ठीक है। सो इस एक्ट को क्यों लाया गया था, क्योंकि इसके पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में उनको, ठीक है, जो भी कमियाँ नजर आई, ठीक है। अगर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर हम कुछ ड्राइंग कर रहे हैं
तो हमें उसमें कुछ कमियां नज़र आती है, कुछ कलर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो हम उसमें कुछ ना कुछ कलर ऐड करके उसको और अच्छा कैसा दिख सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है, वैसे हम करने की कोशिश करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लाया था उसमें कुछ कमियां नजर आई, उनको समझ में आया कि हमें इसमें यह भी होना चाहिए या फिर उस सिचुएशन के हिसाब से हमें और ऐसे ऐसे बातें चाहिए थी, तो उन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया 1781 में। ठीक है, 1781 में। सो पहला पॉइंट हम यही बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में कहना चाहेंगे तो कि टू रेक्टिफाई द एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। ठीक है, जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में उनको दिखी, जो भी कमियां उनको दूर करना चाहा, तो वो एक्ट लाया और वही एक्ट जो पास किया उसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ध्यान में कैसे रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने एक गवर्नर जनरल था और उसको एजिट करने के लिए 4 मेंबर थे, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 एंड मेंबर 4। अब इसको रिलेट करना है हमें यहाँ कैसे, कि इसका पहला ही पॉइंट ये रहेगा कि या गवर्नर जनरल जो था और इसकी जो A, B, C, D, मतलब ये 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल्स और इसको असिस्ट करने वाले, ये गवर्नर जनरल और इसको असिस्ट करने वाले जो 4 मेंबर्स थे, गवर्नर जनरल एंड इसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर, इनको क्या कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी एक्शन के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। किन बातों पर एक्शन नहीं लेगा, जो भी ये जो काम करते हैं इनके ऑफिशियल कैपेसिटी में या फिर इनके ऑफिशियल से रिलेटेड जो भी वो काम करेंगी, उस काम में सुप्रीम कोर्ट कोई दखल अंदाजी उनको नहीं देगा। सबसे पहले ये बात कि गवर्नर ऑफ जनरल एंड हिज काउंसिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स, एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल एक्ट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देखिए कैसे हमने इसको रिलेट किया, याद रहेगा ना आपको, कैसे हमें रिलेट करते ही चलना है। जब आप ऐसे रिलेट करके चलेंगे तभी आपको याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली मेरा पढ़ा हुआ याद रहेगा और आप उस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स डन। सेकेंड पॉइंट इज क्या, सेकेंड पॉइंट इज ओके एंड हाँ, देखिए इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया और जो रेवेन्यू से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट इनको एग्जाम कर दिया। देन नेक्स्ट जो रेवेन्यू जो रहता है, जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, उनका जो भी एरिया है और उनको वहाँ से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी रेवेन्यू उनको मिलता है, वो रेवेन्यू भी रेवेन्यू मैटर एंड रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी कुछ बातें रहेंगी वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के दायरे से एग्जेम्प्ट कर दी गई। ठीक है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ जनरल एंड हिज काउंसिल आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, फॉर हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल वर्क्स एंड रेवेन्यू मैटर एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे वो सभी ये क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे से क्या कर दी गई, एग्जेम्प्ट कर दी गई। देन थर्ड पॉइंट देखिए, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका इस्टेब्लिशमेंट हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि 1774 में हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, कोलकाता में। ओके, सो ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोलकाता का एरिया है, कोलकाता जो टेरिटरी है, जो भी एरिया है कोलकाता, ठीक है, उस कोलकाता में रहने वाले जो भी इनहैबिटेंट थे, मतलब रहने वाले इनहैबिटेंट्स, ठीक है, इनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, कार्रवाई कर सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट कोलकाता एरिया में जो भी रहने वाले रहिवासी लोग थे, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता था। बट ठीक है, उसमें क्या था कि जो हिंदूज थे, हिंदूज एंड मुस्लिम, इसमें कंडीशन ये थी कि जो पर्सनल लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन अपना निर्णय देंगे। अब ये पर्सनल लॉ माने क्या कि हिंदू किस लॉ के तहत, उन हिंदूज के जो लॉ है
उसके तहत ही कार्रवाई की जाएंगी, ठीक है। एंड मुस्लिम के जो लॉज है, मोहम्मदन जो लॉ है, उसके तहत इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती थी, ठीक है, एक्शन। ओके, ऑन हिंदूज एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज एंड मुस्लिम एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू देयर मोहम्मदन लॉज। सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिस, सेकेंड पॉइंट दिस एंड थर्ड पॉइंट दिस। देन फोर्थ पॉइंट इज दैट, हाँ वेरी सिंपल, अब ये गवर्नर जनरल को इम्पावरमेंट कर दिया, इम्पावरमेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज गवर्नर ऑफ जनरल जो था इसको इम्पावर कर दिया, किस चीज़ के लिए, कि जो प्रोविंशियल कोर्ट एंड प्रोविंशियल काउंसिल के रिगार्डिंग जो भी उनको एक्ट वगैरह क्या बोलते हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन अगर लाना होगा, करना होगा, तो गवर्नर ऑफ जनरल को इम्पावर कर दिया कि जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं एंड प्रोविंशियल काउंसिल जो है, प्रोविंशियल कोर्ट एंड प्रोविंशियल काउंसिल, उसके लिए फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर करना, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन कोई भी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर करने के लिए ये गवर्नर जनरल को इम्पावर कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। थोड़े लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ होगी थोड़ी सी, बट आप समझ गए ना कि जो गवर्नर जनरल हैं उसको इम्पावर कर दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट एंड प्रोविंशियल काउंसिल है, इनके लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है, इसको ये कर दिया गया। एंड सेकेंड चीज़, अब आप बताइए देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है और इनके नीचे रहेगा प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है। सो प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी मैटर रहेंगे, प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी मैटर रहेंगे रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, तो वो किसके पास जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने चाहिए। बट ये भी बंधन डाल दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट के जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएंगे, वो मैटर कहाँ आएंगे, काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके तरफ ये मैटर आएंगे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल कॉल रहेगा नहीं, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी मैटर्स रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ न जाते हुए वो इधर प्रोविंशियल कोर्ट तक, प्रोविंशियल गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वहाँ आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए कैसे हमें रेगुलेटिंग एक्ट को इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को कैसे रिलेट करके हमें दोनों एक्ट समझना है। देन इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा कुछ अगर आप कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और थोड़ी मिस्टेक या फिर कुछ मिसमैच थोड़ा गड़बड़ हो गए होंगे तो वो भी आप थोड़ा कंसिडर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।